चलो दोस्त, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले क्लास 12 की ज्योग्राफी। अगर जो भी क्लास 10th है और क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनके लिए हमारे पास शिक्षा सेतु क्लासेस पर आपको डेली क्लास चल रहा है। क्या चीज पर? शिक्षा सेतु 10th। याद रखना, यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां पर डेली आपको क्लासेस चल रहा है। तो अभी जो होने वाला क्लास 12 के ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट 60 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। यानी कि ज्योग्राफी की बात करूं, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में टोटल आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 20 पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 20, जिसमें से 10 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर उत्तर सही सही देना है, 10 क्वेश्चन अगर क्लियर करना है, अगर 10 क्वेश्चन 10 में 10 क्लियर करना है, तो मात्र 60 क्वेश्चन याद कीजिए, 10 में 10 आराम से आ जाएगा। तो यह 60 क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ ले सकते हैं, या ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, फटाफट आइए। तो सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पे हरित रासायनिक क्या है। हरित रासायनिक क्या है मेरे दोस्त? देखो, आपका हरित रासायनिक यहाँ पे फिगर में कुछ नजर आ रहा होगा, फिर भी समझ नहीं आएगा जब तक डिफिनेशन ना देखोगे। देखो क्या है, हरित रासायनिक के तहत मिट्टी की गुणवत्ता जैसे उर्वरक को बढ़ाना, यहाँ पे उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पे खाद्यान्न में वृद्धि होती है। सिंपल बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा हरित रासायनिक क्या है। देखो, आज के जमाना में क्या है, कम जगह में भी बहुत सारे उपजाऊ, जैसे पहले देखो, इतनी जगह मरचा का पेड़ रहेगा, पूरा हाथ मरचा पर रहेगा। गोभी देखोगे, गोभी के पेड़ से 2-2 किलो का आता था, गोभी निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? तो ये रीजन क्या है कि हरित रासायनिक के तहत, यानी कि हरित रासायनिक के तहत, यानी कि इसके सहारा से मिट्टी की गुणवत्ता जैसे उसकी उर्वरा शक्ति, उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, उर्वरक बढ़ाता है कौन? तो याद रखना, हरित रसायन के तहत मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पैदावार ज्यादा होता है। अब देखो, हरित तहत की आज के देखो ना, हर चीज हाइब्रिड चल गया, हर चीज हाइब्रिड चल गया है। खीरा देखोगे, खीरा करिया नहीं होता है। देहाती खीरा देखोगे, तनका सा हो जाएगा, करिया हो जाएगा। अरे भाई, हाइब्रिड खीरा देखो यार, हत्ता आता हो जाएगा, करिए नहीं होगा, पूरा एकदम व्हाइट रहेगा, लगेगा पूरा अज्जू है। भाई यही होता है आज के। भिंडी देखोगे, अरे इतना भिंडी निकल रहा है यार, भिंडी जो इतना जेती थी होता था, हत्ता निकल रहा है भिंडी, यार कोई बात है? तो ये कहा गया है, हरित रासायनिक के तहत मिट्टी की गुणवत्ता जैसे उर्वरक को, यानी कि उर्वरक जो होता है, उर्वरक को बढ़ावा, उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, खाद्यान्नों में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य पदार्थ में क्या होती है, वृद्धि होती है। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा सा है। पतन तथा यहाँ पे पोत्रासियस के बीच अंतर स्पष्ट करें। पतन एवं पोत्रास्य के बीच अंतर क्या है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पतन तथा त्रास्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया बिहार में। देखो, पतन क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, आपको फिगर में देखकर क्या समझ में आया कि हमको जहाज, पनीय जहाज की बात करने वाले हैं। तो पनीय जहाज कहां पर आकर टिकता है? बंदरगाह। कहां पे? बंदरगाह। जहां पे बंदरगाह होता है, आपने सुना होगा, यह बंदरगाह, वह बंदरगाह। तो यह समुद्र में बंदरगाह बनाए जाते हैं, जहां पे पनीय जहाज आकर लगता है, ठीक है ना? और पनिया जहाज जहां पर लगता है, कुछ लोग आदमियों पर चढ़ता है, जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। और कोई बंदरगाह ऐसा होता है जहां पे मरम्मत का काम होता है, जैसे जहाज में कोई खराबी हो गया तो मरम्मत का काम होता है। तो देखो क्या होता है, पतन जहां पे जहाजों की परिवहन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे पतन मतलब होता है जहां से जहाज अप डाउन करते हैं, मतलब एक स्टेशन होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह से हेलीकॉप्टर यानी कि एयरपोर्ट होता है। तो देखो, यानी कि वायु, यानी कि हम लोग जाने के लिए बस स्टैंड होता है, मतलब स्थल पर चलने वाला स्टेशन बनाया गया है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। वायु पर मतलब जो जहाज वहाज है, यानी कि वायु में उड़ने वाला, उसके लिए बनाया गया, क्या बनाया गया? हेलीकॉप्टर, यानी कि उसको एयरपोर्ट बनाया गया। उसी तरह से जल में चलने वाला जितना जहाजें हैं, उसके लिए हम लोग बनाते हैं पतन, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो पतन जो होता है, पतन से जहां पनिया जहाज आते जाते हैं, वहां के लोग परिवहन करते हैं, आते जाते हैं। पतन जहां पे जहाज परिवहन के लिए हमेशा रेडी रहता है कि जाएगा। और यहाँ पे वही प्रोसेस, यहाँ पे
प्रोताश्रय क्या है? प्रोताश्रय मतलब बंदरगाह होता है, जहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, देखभाल एवं मरम्मत के रूप में कार्य की जाती है। जो बंदरगाह जिसको हम लोग यहाँ पे पोताश्रय कहा गया है ना, पोताश्रय मतलब होता है बंदरगाह और बंदरगाह में जहाज़ों की क्या की जाती है? देखभाल एवं उसकी मरम्मत के कार्य की जाती है और यहाँ पे पतन मतलब होता है जहाँ पे छोटा-मोटा जहाज़ अपडाउन करता है, उसको पतन कहते हैं और वहाँ पे बंदरगाह में जहाज़ों का मरम्मत एवं देखभाल की जाती है। हाँ या ना? तो समझ में आ गया बंदरगाह है देख सकते हो। आप लोग कभी शायद गए होंगे तो बताना ज़रूर, हम तो गए नहीं कभी नहीं है, कभी नहीं गए हैं, ठीक है। हाँ, छोटी-मोटी जहाज़ में आप निकलेंगे कि बड़े-बड़े इतने में कभी शिप पार नहीं किए क्योंकि हम इंडिया से बाहर गए हैं तो सिर्फ नेपाल में, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है ना? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है मेरे दोस्त? ये भी क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया। सतत पोषणीय विकास देखो, सतत पोषणीय विकास यह है, आपको देख के मैं नजर आ रहा हूं कि यहाँ पे पेड़ पौधे की बात होने वाली है, क्योंकि पेड़ पौधे की बात इसलिए हो रही है कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा पूरी तरह से खत्म होते जा रही है और खत्म होने की वजह से क्या हो गया, हमारे बहुत सारा दिक्कत फैला हो, चाहे हमको पॉल्यूशन की बात करें, हर एक चीज, जैसे कि हमको कल ही जब दीपावली था तो दीपावली के दिन क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इतना पॉल्यूशन हो गया शहर में, तो हम जब सो रहे थे तो आँख में एकदम धुआँ-सा लग रहा था। जहाँ से हवा आ रहा था एकदम धुआँ-सा जल रहा था। यानी कि आने वाला समय में क्या होगा, यही दिक्कत होगा, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। निकलिएगा पूरा इतना ना धुआँ-धुआँ रहेगा, पूरा एकदम पॉल्यूशन फैला रहेगा, पेड़-पौधे की वजह से, क्योंकि पेड़-पौधे हैं ही नहीं, पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सतत पोषणीय विकास क्या है, तो याद रखना, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, यानी कि सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है, तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के संतुलन बनाए रखता है, जहाँ पे पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, जिसमें समस्याओं को यहाँ पे उपयोग इस तरह से किया जाता है, यानी कि जिसमें यहाँ पे समस्याओं का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि सभी प्रकार का संपादन के कुल भंडार कभी खाली नहीं होना पाए। मतलब इस तरह से संसाधनों का प्रयोग करेंगे जिसका हमारे पर्यावरण में वो संतुलन बना रहे, उसकी गुणवत्ता बना रहे। ऐसा नहीं कि कोयला, देखो कोयला हमारे यहाँ सीमित मात्रा में है, पेट्रोलियम क्या है सीमित मात्रा में है, यूरेनियम क्या है सीमित मात्रा में। देखो यूरेनियम आप जानते हो, यूरेनियम सबसे महंगा धातु है, महंगा तत्व है हमारे पृथ्वी पर। सबसे दुनिया में सबसे महंगा तत्व यूरेनियम है और यूरेनियम अगर हम चाहे 1 ग्राम यूरेनियम से 15 लाख 15 लाख किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर हम 1 ग्राम यूरेनियम से हम गाड़ी को चला सकते हैं। चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, 15 लाख किलोमीटर 1 ग्राम यूरेनियम से। तो हम फिर यूरेनियम का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं गाड़ी में चलाने के लिए? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यूरेनियम हमारे यहाँ सीमित मात्रा में, ज़्यादा खिसाया होगा 10, 12, 15, 20 किलो होगा, इससे ज़्यादा ही नहीं। अगर उसका प्रयोग करने लगेंगे तो हमारे आने वाला 10, 20, 25 साल में वो यूरेनियम खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा दूसरा काम नहीं हो पाएगा, जैसे बम बनाने के काम होता है, परमाणु बम बना, मतलब ये सब कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। वही कहा गया सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि यहाँ पे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाए रखना है, बनाए रखना। तो गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है जिससे समस्याओं को, जो समस्या हमारे अंदर है, बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो समस्याओं को उपयोग इस तरह से किया जाता है, यानी कि समस्या को हल इस तरह से की जाती है ताकि सभी प्रकार के संपादन संपादन के कुल भंडार में कभी खाली ना हो। इस तरह ऐसा नहीं उपयोग करें जैसे कोयला। अब ऐसा नहीं कि कोयला का हर चीज़ काम कोयले से होने लगे, बिजली से कोई काम ना हो। जिससे क्या होगा, हमारे कोयला खत्म हो जाएँगे, जिससे हमको बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी 2 कारण का उल्लेख बताएं। देखो भारत में घटते जल संसाधन संसाधन के घटते 2 कारण क्या है उत्तरदायी, ये बताइए। जल संसाधन, देखो जल है तो कल है, जल है तो कल है। देखो जल के माध्यम से, बिना जल के कुछ नहीं हो सकता और जल का घटने का कारण सबसे बड़ी क्या है देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आप ये पेड़ पौधे की बहुत मात्रा में कटाई करना, जिससे समय समय पर जल संसाधन में कमी होती जा रही है। यानी कि पेड़ों की कटाई से क्या हो रही है, जल संसाधन में कमी होती जा रही है। याद रखना, पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई से क्या हो रहा है, समय समय पर जल संसाधन में कमी हो रही है। दूसरा का नंबर है, यहाँ पे जगह जगह पर हुआ नहर का न होना। जैसे जगह जगह पर कुआं और नहर का ना, कुआं हुआ नहीं, जगह जगह पर कुआं और नहर, यहाँ पे कुआं हुआ नहीं, कुआं
ठीक है ना, कुआं और नहर का ना होना, जिससे क्या होगा, जैसे देखो राजस्थान में जाओगे, यहाँ पे तो बिहार वाला के तो दिखते नहीं है, पानी है, जहां जाएगा पानी है, कल चला लेके पी लेंगे। लेकिन राजस्थान में चल जाओ, दिल्ली में चल जाओ, पानी के लिए लाला पड़ता है भाई। राजस्थान में जाओगे तो पानी मतलब 100-100 200 किलोमीटर तक एक पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नहर का ना होना, कुआं का ना होना, और वहां पे पानी नहीं है, ये दिक्कत है। ध्यान रखना, जगह जगह पर नहर और कुआं का ना होना, जिससे जल संसाधन में कमी हो रही है। साथ में हमारे क्या हो रही है, पेड़ पौधे में, हाँ, पेड़ पौधे की बहुत मात्रा में कटाई करना, जिससे कि क्या हो रही है, कटाई कर रहा है, जिस समय समय पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे जल संसाधन में कमी हो रही है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बरानी, बरानी खेती या वर्षा आधारित खेती क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, खूब पूछता है। तो चलिए देखते हैं, वर्षा आधारित खेती आपने देखा होगा, वर्षा जब होती है तो खेती करना शुरू करते हैं लोग, धान रोपना शुरू करते हैं। देखो वर्षा हो रही है और धान रोपना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जो खेती वर्षा के मौसम में की जाती है, जैसे देखो डिफिनेशन में क्या है, वर्षा आधारित कृषि का, यहाँ पे कृषि का सफलतम अनु सफलतम अनुमान लगाना कठिन है। अर्थात उचित फसल का उत्पाद उचित समय में, उचित समय में यहाँ पे पूर्णतः वर्षा पर आधारित होता है। अगर वर्षा देखो, अगर वर्षा वाली जो कृषि है, उसकी पैदावार का अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि यह फिक्स नहीं कि भाई वर्षा होगी कि नहीं, क्योंकि वर्षा आपके हाथों और मेरे हाथों में नहीं है। अगर वर्षा हुई तो जो पैदावार ज्यादा होगी, वर्षा नहीं हुई तो पैदावार कम होगी, सिंपल बात है। तो क्या है, वर्षा आधारित कृषि पर, कृषि का क्या है, आप ये सफलता अनुमान लगाना मुश्किल है, कठिन है। अर्थात उचित फसल का उत्पादन उचित समय पर पूर्णतः वर्षा पर आधारित होता है, कि वर्षा होगी तो अच्छी होगी, नहीं होगी तो कठिन होगी। तो याद रखना, वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते ही है, कि वर्षा आधारित कृषि के अनुमान लगाना असंभव है, कठिन है, क्योंकि वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, नहीं होगी तो खराब पैदावार होगी, इसलिए उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने 3-4 शहर का यहाँ पे पिक लगाया है। मैंने एक मुजफ्फरपुर का लगाया है, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, जो अपना अपना शहर देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर का शहर लगाया, फिर पटना, पटना इसलिए लगाया क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, तो हमारे बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना ही होगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का लगाया, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो 3 चीज आपको बताया यहाँ पे, क्वेश्चन का नगरों, महानगरों और मेगा नगरों। देखिए, नगर वह होता है जहां पे लगभग 1 लाख के लोग आबादी वाला रहते हैं, 1 लाख आबादी से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, उसको नगर कहते हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर, ऐसे मुजफ्फरपुर तो बिहार में 2 नंबर पर आता है, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर बिहार में 2 नंबर पर डेवलप में बात करता है, डेवलप या मतलब घना शहर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर यहाँ था, जहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध है, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे हर एक चीज बात करें, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर ऐसे कोई भी गया भी कहता है, कभी कभी गया भी लोग कह देता है। गया के बाद मुजफ्फरपुर, गया में मतलब ऐसे ही रहता है कि मुजफ्फरपुर आगे होगा कि गया आगे होगा, ठीक है। कोई उससे मतलब नहीं है, सब अपना बिहार है, सीधा समझ लो, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, क्या कहा मैंने, तो नगर, महानगर और मेगा नगर में क्या है, नगर वह होता है जहां पे 1 लाख के व्यक्ति, 1 लाख से अधिक व्यक्ति रखते, 1 लाख, ठीक है ना, नगर कहलाता है। जहां पे व्यक्ति 10 लाख कम से कम, जहां पे व्यक्ति बेसिकली 10 लाख, 10 लाख के करीब आदमी, 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख के व्यक्ति रहता है, वह क्या कहलाता है, महानगर कहलाता है। जैसे कि बिहार, ऐसे महानगर बहुत सारे हैं, लेकिन हम अब मेगा नगर की बात करें, तो मेगा नगर जहां पे लगभग 50 लाख, 50 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात कर ले, ये सब कहा मेगा नगर है। पटना की बात कर ले, पटना हमारे लिए क्या है, महानगर है। और मुजफ्फरपुर, चाहे पूर्णिया, पूर्णिया है, गया है, दरभंगा है, मोतिहारी है, ये सब क्या है, हमारा नगर है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, नगर, महानगर, मेगा नगर को परिभाषित करे, तो नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को नगर कहते हैं, महानगर 10 से 15 लाख जनसंख्या वाले को महानगर कहते हैं, मेगा नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को महानगर कहते हैं। सिंपल बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की बात करिए, क्वेश्चन देखो 2016-2013 के एग्जाम पूछा गया, निश्चयवाद क्या है। चलिए निश्चयवाद की बात करें, तो देखो निश्चयवाद, निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक, प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। बात सही है। निश्चयवाद मतलब होता है कि मनुष्य के हर एक क्रियाकलाप,
चाहे कोई भी क्रियाकलाप करो, वो पर्यावरण डिसाइड करता है। पर्यावरण नहीं होगा, हर चीज तहस-नहस हो जाएगा। यहाँ तक पर्यावरण नहीं होगा, जिससे आप साँस नहीं ले पाओगे, सबसे पहले साँस नहीं तो खत्म, आप ही खत्म हो जाओगे। चलो ठीक है, आप साँस ले लोगे एब्ज़ॉर्ब करके, चल सिलेंडर से। उसके बाद खाना नहीं बना पाओगे क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ताकि आप ऑक्सीजन नहीं रहेगा जब तक वो आग जलेगा नहीं। मतलब हर एक चीज़ पे पर्यावरण डिसाइड करेगा। पर्यावरण में पानी नहीं रहेगा तो गया काम से। भाई पानी नहीं रहेगा तो आप कहाँ करोगे? मल-मूत्र त्याग कहाँ करोगे? ठीक है? तो ये कहा गया निश्चयवाद विचार यानी कि विचारधारा के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण नियंत्रित करता है। पर्यावरण डिसाइड करेगा भाई क्या करना है। सीधा समझिए पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि निश्चयवाद का समर्थक यह मानते हैं कि आप पे भौतिक कारक जैसे जल आयु, आप पे उच्च वच्च, उसका प्राकृतिक वनस्पति, मानव के समस्त क्रियाकलापों और यहाँ पे जीवन शैली आदि को नियंत्रित करता है कौन? निश्चयवाद। तो निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार क्या करता है? मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों का नियंत्रण क्या पर्यावरण के पास है? पर्यावरण करता है। निश्चयवाद के समर्थन यह मानते हैं कि भौतिक भौतिक कारक जो हमारा जिंदगी का भौतिक दिनचर्या है। आप ये भौतिक कारक जैसे जलायु उच्च आप ये जलायु की बात करें, उच्च वच्च की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करता है हमारा क्या पर्यावरण जिसे निश्चयवाद कहते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल क्या है? ये क्वेश्चन 15, 17, 18, 21 और 23 के एग्जाम पूछा गया। देखो 6-6 बार एग्जाम में पूछ रहा है मानव भूगोल क्या है। देखना देखना मेरे दोस्त, मानव भूगोल की बात करें तो याद रखना रिट जेल के अनुसार देखो मानव भूगोल का डिफिनीशन अपने अपने लोग ने दिया। क्या क्या दिया? सबसे पहले यहाँ पर रिट जेल के अनुसार बात करेंगे, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे एलन सी के अनुसार, उसके बाद हम बात करेंगे आगे भी सबका दिया गया है। देखो रेड जेल के अनुसार क्या है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को आप पे संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव और हमारे पर्यावरण के बीच अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे मानव भूगोल। तो ये कहा गया यहाँ पे रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये किनके अनुसार? रेड जेल के अनुसार। आगे चलिए और हमारा कहते हैं एनएलसी के अनुसार। एनएलसी क्या कहते हैं? मानव भूगोल है स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। स्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी स्थिर, स्थिर पृथ्वी और मानव यानी कि क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि रेड जेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, जबकि यहाँ पे एनएलसी के अनुसार कहते हैं कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों को अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषित से यानी कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों को ही एक नई कल्पना प्रस्तुत करता है। मतलब देखो यहाँ पे भी मानव समाज की बात क्या, धरातल पृथ्वी की बात हो रही है और इनके अनुसार भी क्या है, वहां पे स्थित पृथ्वी और मानव क्रियाशील, मतलब मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास अगर करना है तो न्याय की जरूरत है, बिना न्याय के विकास नहीं हो सकता। साथ में सतत पोषणीयता की जरूरत है, उत्पादकता की जरूरत है, सशक्तिकरण की जरूरत है। ये सब की जरूरत है तभी आप विकास कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। 2016-17 के एग्जाम पूछा गया। ये इजी क्वेश्चन, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस। अगले क्वेश्चन है आप जीवन निर्वाहन कृषि क्या है? जैसे ऐसे कृषि बताइए जो जीवन निर्वाहन कृषि हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अपने जिंदगी को चलाने के लिए जीवन यानी कि जीवन यापन करने के लिए कृषि कर रहे हैं। इस पर इसका कोई लाभ नहीं है, इस पर सिर्फ अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। जैसे कि हम लोग ही हमारे घर में खेती होता है तो वो सामान बेचे नहीं जाते। जैसे गेहूं हुआ तो गेहूं हम आटा पीस के खाएंगे, धान होते हैं तो धान बेच दिया जाता है। पहले लोग हम देखो धान अब बेचे जाते, पहले नहीं बेचे जाते थे। पहले क्या, पहले अरे उसीनते थे धान, हम खुद बैठ के उसीने हुए यार। उसीने मतलब क्या है, बड़े बड़े चूल्हे बनते थे, बड़े बड़े तसले में धान पानी रखकर उसना जाता था, छत छत पर या दूरा पर पसारा जाता था।
पसार कर उसको सुखा कर फिर धान कुटवाया जाता, चावल बनता था, जैसे भात खाते थे। अब क्या है, चावल खरीद लो, धान बेच दो, ऐसे ही नॉर्मल। तोरी है, तोरी से तेल पिराता है, सरसों है, सरसों तेल, तो सरसों उगाते क्यों है? तेल पेरने के लिए, बेचने के लिए। हमारे घर नहीं बिकाता है, तेल पिराता है उससे। कड़ू तेल, सरसों तेल होता है हमारे घर में। अधिकतम घर के यही होता है, हमारे बिहार में तो अधिकतम यही करते हैं। हाँ, जिसके पास नहीं है या ज़्यादा मतलब अपने आप को रईस बन रहे हैं, तो आने वाले समय में वो भी खेती करेंगे, हमको पता है, टेंशन मत लो। 10 साल का इंतज़ार करो, 10 साल। 10 वर्ष इंतज़ार करो, जो नौकरी वाले बंदे भी खेती करना शुरू करेंगे। क्योंकि खेती का दाम इतना बढ़ेगा ना, खेती करना शुरू करेंगे, नौकरी छोड़ के। क्योंकि हमको पता है आने वाला समय में खाने के लिए लाला पड़ जाएँगे। सब कोई खेती करना शुरू करेगा, हमको पता है। जीवन निर्वाह, आप निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? देखना, जीवन निर्वाह कृषि कौशल आधारित कृषि है। कौशल आधारित कृषि है। यह कृषि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। अपने परिवार, अपने के लिए भरण पोषण, पेट का भरण पोषण करना, इसके लिए की जाती है। ठीक है ना? भरण पोषण के लिए की जाती है। स्थायी आवश्यकता की दृष्टि से यह कृषि की जाती है। स्थायी आवश्यकता से मतलब जो आवश्यकता है उसी का। अगर हम देखो, जैसे कि गोभी है, भाई गोभी रोप देंगे 10 कट्ठा, तो हम पूरा खाएंगे थोड़ी ना। तो गोभी उतना ही रोपेंगे जितना हमको, जैसे कि 5 धुर रोप देंगे गोभी, 5 धुर मटर रोप देंगे, ताकि हमारा सब्जी की पूर्ति हो। ऐसा नहीं कि 10 कट्ठा गोभी रोप देंगे, भाई 10 कट्ठा गोभी थोड़ी खाओगे। वो तो गोभी तो 10 दिन का खेल होता है, पूरा खत्म हो जाएंगे, तो पर बेचना पड़ेगा। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार की जाती है। तो ये कहा गया, स्थानीय आवश्यकता की दृष्टि से यह कृषि की जाती है। यह कृषि व्यापार के लिए नहीं की जाती है। यह कृषि व्यापार के लिए नहीं की जाती है, अपने भरण पोषण के लिए की जाती है। तो याद रखना, जीवन निर्वाह कृषि क्या है? तो जीवन निर्वाह कृषि वैसे कृषि है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है, और यह आवश्यकता के अनुसार की जाती है, और ये व्यापार के लिए नहीं की जाती। जीवन निर्वाह कृषि है। जो देख सकते हैं, किसान हमारे बैल लेकर खेत जोत रहे हैं। पहले ऐसे जोता जाता था, पहले तो, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया, ट्रैक्टर आ गए, रोटावेटर आ गए, क्या क्या जोतने वाला, बातें खत्म करो। याद रखना, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 था, और इस सब का पीडीएफ नोट्स नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके ले सकते हो, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स रेडी है। अगर 400 प्लस करना है, 450 करना है, तो इजी तरीके से आप ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।